हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, क्या हाल चाल है आपके? आशा करता हूँ हाल चाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज डॉक्टर सिद्धार्थ, योर बायोलॉजी मेंटर। वेलकम यू ऑल एट डॉक्टर सिद्ध बायोलॉजी। हमने पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था कि डीऑक्सीराइबोस शुगर कैसा होता है, राइबोस शुगर कैसा होता है, नाइट्रोजन बेस कहाँ जाके जुड़ता है, फॉस्फेट कहाँ जाके जुड़ता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये सब देखा। उसके बाद हमने देखा कि ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, ये सब ध्यान है कि नहीं ध्यान है? आप मुझे बताओ, सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था? ठीक है, बैकबोन किससे बना होता है? जता जल्दी, लेटर किससे बना होता है? ये सब आप कमेंट में मुझे लिख के बताएंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जाने वाले हैं? इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। ये सारे टर्म का मतलब आपको पता है कि नहीं पता है? कि सब भूल गए एक लेक्चर देख के? हैं, भूलना नहीं है बेटा। देखो, डीएनए से डीएनए का बनना है, मैंने क्या बोलता है? रेप्लिकेशन। एंड व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए का बनना है ट्रांसक्रिप्शन। एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन? जल्दी बताओ, व्हाट इज ट्रांसलेशन? ट्रांसक्रिप्शन के बाद वाला प्रोसेस ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब क्या? तो आरएनए से प्रोटीन का बनाना। ठीक है, और इसी को पूरा स्ट्रक्चर वाइज क्या बोल दिया था? सेंट्रल डॉगमा। और सेंट्रल डॉगमा किसने दिया था? नीचे कमेंट में आप बताएंगे मुझे। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए ना। जैसे कि आपको एमबीबीएस में सिलेक्ट होना है ना, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखी गई है कि भाई हम पहले आपका नीट का एग्जाम लेंगे, उसमें आपका इतना नंबर आना चाहिए, कट ऑफ से ऊपर नंबर आना चाहिए। टेंथ में एक दिया हुआ है कि टेंथ में 50% ऊपर नंबर होने चाहिए। आपका ट्वेल्थ में भी दिया हुआ है कि 50 के ऊपर नंबर होने चाहिए, 50% के ऊपर आपके बनने चाहिए, तभी आप एलिजिबल होंगे एमबीबीएस एडमिशन के लिए। ठीक है, तो उसी तरीके से क्राइटेरिया है कि भाई साहब जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्राइटेरिया है। जेनेटिक मटेरियल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है इसका। क्या बोला भाई साहब मैंने? एबल टू रेप्लिकेट, अपने आप को रेप्लिकेट करते आना चाहिए उसको, क्योंकि वही तो इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसफर करने वाला है। स्टेबल होना चाहिए, ये ना कि आज ये स्ट्रक्चर है, चेंज होकर दूसरा स्ट्रक्चर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। म्यूटेशन, प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो चेंज। म्यूटेशन भी होने का स्कोप होना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे इवोल्यूशन भी तो करना है हमको। ऐसा ना हो कि हाथों हाथ चेंज हो जाए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कांस्टेंट रहे, तो इवोल्यूशन कैसे होगा भाई साहब? दूसरी चीज, एक्सप्रेस मेंडेलियन कैरेक्टर। देखो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेंडल बार बार क्या कहता था कि भाई साहब ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जा रहा है। अब कुछ तो स्ट्रक्चर क्या था, बाद में हमें पता चल गया वो फैक्टर है, वो जीन है ना। तो जीन कहाँ प्रेजेंट है? क्रोमोसोम के ऊपर। क्रोमोसोम क्या है? तो कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए। तो डीएनए ही मेंडल कैरेक्टर को दिखाता होगा, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोला मैंने? कि एबल टू रेप्लिकेट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, म्यूटेशन मतलब इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, ठीक है, और मेंडेलियन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने वाला होना चाहिए। ये 4 पॉइंट जरूरी है किसी भी चीज को जेनेटिक मटेरियल होने के लिए। पहला जेनेटिक मटेरियल किसने ढूंढा था भाई साहब? तो आरएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। आरएनए वर्ल्ड, इसीलिए हम पूरी दुनिया को क्या बोलते हैं? आरएनए वर्ल्ड। मैंने आपको बताया ना, राइबोस शुगर से डीऑक्सीराइबोस शुगर बना था, यूरासिल से 5 मिथाइल यूरासिल बना था। याद है ना, थाइमिडीन का नाम है भाई। ठीक है, रोल इन इवोल्यूशन, कैटालिसिस, स्प्लाइसिंग एंड मल्टीपल चीजों में आरएनए इस्तेमाल होता है। ठीक है, टोबैक मोज़ेक वायरस में देखा गया था। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये रेप्लिकेशन होता कैसे है, वो किसने बताया? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। वॉटसन एंड क्रिक हैज प्रपोज्ड द स्कीम ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। द टू स्ट्रैंड्स सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट। ईच न्यू स्ट्रैंड मॉलिक्यूल हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। देखो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको क्या बताया था कि भाई साहब ये डीएनए के दो स्टैंड है, दोनों एंटी पैरेलल चल रहे हैं। मान लो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ये एंटी पैरेलल चल रहा है, ये जुड़े हुए हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। ठीक है, पहले क्या होगा भाई साहब? हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर देंगे, ये दोनों टेम्पलेट अलग हो गए। इस टेम्पलेट की कॉपी बनेगी एक, और नीचे वाले टेम्पलेट की एक कॉपी ऊपर बनेगी। तो टोटल क्या हो गया भाई साहब? ये एक डीएनए बन गया और एक एक ये डीएनए बन गया, तो टोटल 2 डीएनए बन गए ना। देखो, ऊपर वाला ये और ये मेरी नीचे वाली उंगली, ये दोनों पैरेंटल है कि नहीं है? दिस इज द पैरेंटल। और ये जो बना है, ये एंड ये दोनों क्या है भाई साहब? नए बने हुए हैं। तो इसे हमने क्या बोला? सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। हम देखते हैं कि व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव। इतना आप समझ लीजिए, ठीक है, डिटेल में देखेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर इन इस्चेरेशिया कोला किसने? मेसेल्सल एंड स्टाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपको, क्योंकि यहां से सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन हो जाता है कि मेसेल्सल एंड स्टाल ने रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन को दिखाया हमको। ठीक है, अ सिमिलर एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्विंग यूज रेडियो एक्टिव थाइमिडीन द क्रोमोसोम परफॉर्म वीसीएफ फाबा प्लांट में। टेलर ने एक, इस होल स्लाइड से हमें क्या याद रखना है? देखो, मैंने क्या बोला? रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ रेप्लिकेशन किसने बताया? तो वॉटसन एंड क्रिक ने। पहली बार उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो मेसेल्सल एंड स्टाल ने। मेसेल्सल एंड स्टाल ने रेडियो एक्टिव चीज यूज नहीं की, उन्होंने क्या यूज की? तो हैवी नाइट्रोजन, नाइट्रोजन N14 N15 का इस्तेमाल किया। ठीक है, और रेडियो एक्टिविटी का यूज करते हुए टेलर नाम के साइंटिस्ट ने वीसिया फाबा प्लांट में सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बताया। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि भाई साहब वो रेडियो एक्टिव बोल रहा है या विदाउट रेडियो एक्टिव। अगर आपका क्वेश्चन आता है तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रेडियो एक्टिविटी इज डन बाय विच साइंटिस्ट, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? मेसेल्सल स्टाल नहीं लगाएंगे, आप आंसर क्या लगाएंगे? टेलर। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने। देखो, मेसेल्सल एंड स्टाल ने क्या किया? दो तरीके के नाइट्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास। कौन से? तो N14 एंड N15। कौन से? N14 और N15।
N14 जो है ना वो नॉर्मल वेट का होता है, ठीक है, और N15 जो है वो हैवी वेट का होता है। ओके, तो किसी भी हैवी चीज को अगर आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डालेंगे तो बताओ मुझे दूर जाएगा कि पास रहेगा? हैवी चीज दूर जाएगा कि पास? बताओ, दूर जाएगा ना, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हैवी डीएनए कहाँ है और लाइट डीएनए कहाँ है। इतना चमक गया क्या? फिर इन्होंने क्या किया, इस नाइट N15 नाइट्रोजन बेस का यूज करते हुए एक क्या बनाया, नाइट्रोजन बेस बनाया, और उस नाइट्रोजन बेस से डीएनए का फॉर्मेशन किया। तो ठीक है, ये डीएनए बन गया भाई साहब। ये डीएनए क्या था? N15 वाला, N15 वाला, राइट। दोनों स्ट्रैंड इसके N15 वाले थे। ओके, फिर उसके बाद इसका क्या किया गया, इसका रेप्लिकेशन किया गया। जब इसका रेप्लिकेशन किया गया किस मीडियम में, जहां पर N14 प्रेजेंट है, ऐसे मीडियम में इसका रेप्लिकेशन किया गया जहां N14 प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अब जो भी नाइट्रोजन बेस आएंगे वो N14 वाले आएंगे कि N15 वाले? ऑब्वियसली N15 वाले, ठीक है। तो पेरेंटल के पास क्या था, तो N15 वाले दो स्ट्रैंड अवेलेबल थे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें क्या दिखा, तो एक स्ट्रैंड, ये दोनों स्ट्रैंड अपने अलग अलग हो गए पहले, ठीक है। इसने अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, ऊपर वाले स्टैंड ने अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, नीचे वाले स्टैंड ने अपना एक कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, राइट। अब पेरेंटल जो थे वो थे N15 एंड N15 वाले, राइट। और जो न्यू बने थे स्टैंड वो थे N14 एंड N14 वाले, ठीक है। तो इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कैसा दिखेगा भाई साहब, एक स्ट्रैंड पैरेंटल है, एक स्ट्रैंड न्यू है, तो इसे हमने क्या बोल दिया, पूरा कंजर्वेशन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आधा कंजर्वेशन हो रहा, इसलिए हमने क्या बोल दिया इसको, सेमी कंजर्वेटिव नेचर। फिर उसके बाद इसका सेकंड टाइम वापस से रेप्लिकेशन करवाया गया, तो क्या होगा बेटा जल्दी बताओ। एक पैरेंटल ऊपर मिलेगा N15 वाला, ठीक है। फिर उससे एक बाद N14 वाला एक मिलने वाला है, ठीक है। N14 के नीचे का स्टैंड, N14 का ऊपर का स्टैंड, राइट। फिर उसके बाद N14 का ऊपर का स्टैंड, N14 का नीचे का स्टैंड। फिर उसके बाद N14 का ऊपर का स्टैंड एंड N15 का नीचे का स्टैंड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये स्टैंड जो अवेलेबल था, मैं एक कोई दूसरा कलर लेता हूं आपको प्रॉपरली समझाने के लिए। देखो व्हाइट कलर लेता हूं। ये जो N15 है, ये N15 यहां पर आ गया, है ना। इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 के साथ, बराबर है। ये जो N14 था वो यहां पर आ गया, उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 के साथ, ठीक है। ये जो N14 था ये यहां पर आ गया, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 के साथ, ठीक है। ये रहा N15, ये रहा N15, इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री बना N14 के साथ, ठीक है। तो हमें क्या समझ में आया इस एक्सपेरिमेंट में? इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये समझ में आया कि आधा जो डीएनए है वो पैरेंटल फॉर्म का होता है और आधा जो डीएनए है वो नया बनता है, ठीक है। तो इसी को हमने क्या बोला, सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए। क्या यहाँ पर रेडियो एक्टिव चीजों का इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा एग्जैक्ट सेम एक्सपेरिमेंट किया बट रेडियो एक्टिव थायमिडीन यूज करके, बीसिया फाबा प्लांट के ऊपर। किसने? टेलर ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होगा, रेडियो एक्टिव थायमिडीन डाल दिया। अब रेडियो एक्टिव थायमिडीन डालने के बाद नॉर्मल नॉर्मल कल्चर में उसको रेप्लिकेट किया, तो क्या दिखा होगा, आधा में रेडियो एक्टिविटी, आधे में रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखी होगी, ठीक है। इतना चमक गया क्या अपने को? ध्यान रहेगा, भूलेंगे नहीं ना। चलो अब आते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर। डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है और किस तरीके से होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन समझने से पहले ना बहुत सारे यहाँ एंजाइम का इस्तेमाल होता है, तो उन एंजाइमों का नाम याद रखना हमें बहुत जरूरी है, और इजी है यार, रटना नहीं है कुछ भी। देखो मैं बताता हूँ, आप ध्यान देके समझेंगे तो इजी टू रिमेंबर है, कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। देखो, हेलिकेज, गायरेज एंड टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। इन तीनों का नाम याद रखना है, कैसे? H G T। कैसे याद रखोगे? H G T, ठीक है। हेलिकेज, गायरेज, टोपोआइसोमेरेज, ये तीन नाम याद रहेगा क्या अपने को? अगला डीएनए पॉलीमरेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद प्राइमेज, क्या काम होता है मैं बताता हूँ। डीएनए लाइगेज और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ये हमें ध्यान रखना है इनका नाम। देखो, डीएनए किस तरीके से होता है, इस तरीके से डांस करता हुआ डीएनए होता है कि नहीं होता है आपका? कैसा होता है डीएनए आपका? इस तरीके से होता है ना, मतलब ट्विस्टेड फॉर्म में होता है ना। तो हमें उसको अगर रेप्लिकेट करना है तो अनट्विस्ट करना पड़ेगा, है ना, मतलब हमें उसे सीधा करना पड़ेगा। लास्ट वाले स्लाइड में मैंने दिखाया था ना आपको, कैसे दिखाया था कि इसको हमें सीधा करना पड़ेगा, राइट। इसे हमें सीधा करना पड़ेगा, है ना। तो उसे अनट्विस्ट करने के लिए टोपोआइसोमेरेज, गायरेज और हेलिकेज, ये तीनों काम करते हैं, ठीक है। जनरली दोनों काम करते हैं, कौन से? टोपोआइसोमेरेज और गायरेज। टोपोआइसोमेरेज और गायरेज का काम क्या है, तो डीएनए हेलिक्स को सीधा करके रखना, ठीक है। अब डीएनए हेलिक्स को सीधा कर दिया, अब उसके बाद हमें रेप्लिकेशन करने के लिए दो स्टैंड अवेलेबल है, दो स्टैंड को अलग अलग करना पड़ेगा कि नहीं, और अलग करने के लिए बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को ऐसे तोड़ना पड़ेगा। अब बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड कौन तोड़ेगा भाई साहब? तो तोड़ेगा हेलिकेज। कौन तोड़ेगा? हेलिकेज, ठीक है। इतना चमक गया क्या? तो हेलिकेज का काम क्या है? हेलिकेज का काम क्या है? ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड, राइट। टोपोइसोमेरेज का काम क्या है? टोपोइसोमेरेज और गायरेज का काम क्या है, जल्दी बताओ। अनवाइंडिंग और अनट्विस्टिंग ऑफ डीएनए, राइट। अब अनट्विस्टिंग भी हो गया, अन और कट भी कर दिया हमने। अब क्या हुआ भाई साहब, स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, ये जो स्ट्रैंड थे वो अलग अलग हो गए, राइट। अब मेरे को बताओ, आपने कट करके अलग तो कर दिया, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट होगा ना, कि भाई मैं वापस आके जुड़ जाऊं, है ना। अगर मैंने कट करते हुए चला और इन दोनों के अंदर अट्रैक्शन तो होगा, क्योंकि ए
टी के तरफ जाने की कोशिश करेगा ही करेगा, हमने जबरदस्ती कट किया है ना उसे, तो ऐसा ना हो कि वो वापस जुड़ जाए। तो यहाँ पर आके जुड़ते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। क्या आके जुड़ते हैं यहाँ पर? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। पीले रंग से दिखाता हूँ, इस तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन आके जुड़ जाते हैं कि ये जाके वापस चिपक ना जाए। चमक गया क्या आपको सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन का काम क्या है? अब आते हैं प्राइमेस के ऊपर। प्राइमेस क्या काम करता है? प्राइमेस काम करता है लैगिंग स्ट्रैंड पे। अब भाई साहब ये लैगिंग स्ट्रैंड क्या है आगे देखते हैं हम, ठीक है। डीएनए लाइगेज का काम क्या है? डीएनए लाइगेज दो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। लाइगेज मतलब चिपकाने वाला, है ना। लाइगेज मतलब चिपकाने वाला, ठीक है। तो डीएनए को चिपकाने वाले का नाम क्या होगा? डीएनए लाइगेज, ध्यान रहेगा। और डीएनए लाइगेज भी हमारा लैगिंग स्ट्रैंड पे ही काम करता है। तो ये दोनों हमें कहाँ जरूरत पड़ेगी? इन दोनों की हमें जरूरत पड़ेगी लैगिंग स्ट्रैंड पे। अब क्या है लैगिंग स्ट्रैंड, व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड, हम आगे देखते हैं, ठीक है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, हमने क्या बोला? डीएनए पॉलीमरेज, है ना। ये क्या करेगा? डीएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, क्योंकि डीएनए बनाना है हमें, ठीक है। तो मुझे बताओ ये कौन से प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज होगा? मैंने आपको दो प्रकार के डीएनए पॉलीमरेज बताए थे, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये कौन से प्रकार का होगा बताओ जल्दी? ये होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट, क्योंकि हम डीएनए से ही रेप्लिकेशन कर रहे हैं ना, ठीक है। इतना चमक गया क्या अपने को? क्या ध्यान रखेंगे भाई साहब? हेलिकेज क्या काम करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करता है। टोपोइसोमरेज और गायरेज क्या काम करते हैं? तो अनट्विस्ट करने का काम करते हैं। कट करने का काम कौन करता है? तो हेलिकेज काम करता है, ठीक है। उसके बाद वो चिपक ना जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन वहां जाके चिपक जाते हैं, और डीएनए पॉलीमरेज उसका पॉलीमराइजेशन के लिए काम करता है। अब डीएनए पॉलीमरेज जो है ना, वो बहुत ही ज्यादा नक्चड़ी की नेचर का है। मतलब कि कैसा भाई? उसके टर्म्स एंड कंडीशन है। मैं काम करूंगा तो ऐसे ही करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। ऐसे कुछ बच्चे होते हैं ना, जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि अगर तुमने मुझे ये दिलाया तो मैं तुमसे बात करूंगी, नहीं तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, है ना। ऐसे बोलती है ना, बोलती नहीं बोलती है ना। तो भाई उसी तरीके के नक्चड़ी नेचर का ये है, ठीक है। बहुत ज्यादा टर्म्स एंड कंडीशन है इसके। क्या टर्म्स एंड कंडीशन है हमें ध्यान रखना है। देखो डीएनए पॉलीमरेज क्या बोला, डीएनए पॉलीमरेज ने कि ठीक है भाई साहब, मैं आपका काम तो कर दूंगा, मैं आपका काम कर दूंगा। डीएनए पॉलीमरेज ने क्या बोला? मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलूंगा। क्या बोला उसने? मैं सिर्फ 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलूंगा, मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ना कि स्ट्रैंड का 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। मैं मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब मैं मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम जाऊंगा, ठीक है। ये बोल दिया उसने, पहला पहला उसका शर्त। दूसरा शर्त क्या है भाई साहब? दूसरी शर्त उसकी ये है कि मैं सिर्फ बाहर से अंदर की तरफ काम करूंगा, मैं आउटसाइड टू इनसाइड काम करूंगा, ठीक है। उसके दो भाई साहब टर्म एंड कंडीशन है। क्या पहला? मैं मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलूंगा, ठीक है। और मैं बाहर से अंदर की तरफ काम करूंगा, ये ना कि मुझे तुम अंदर से बाहर की तरफ काम करवा लो, ठीक है। ये दो टर्म एंड कंडीशन ध्यान रखेगा अपने को, ठीक है। बिल्कुल भूलोगे नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आगे कुछ भी। चलो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से होता है। मैंने क्या बताया आपको? ये रहा आपका डीएनए, डांस करता हुआ डीएनए, ठीक है। इस डीएनए को सीधा कर दिया। इस डीएनए को सीधा किसने किया? जल्दी बताओ मुझे, इस डीएनए को सीधा किसने किया? सीधा किसने किया? सीधा किसने किया? जल्दी जल्दी जल्दी। टोपोइसोमरेज एंड गायरेज ने, ठीक है। टोपोइसोमरेज गायरेज ने इसको सीधा कर दिया। अब इसको भाई साहब कट करना है। इसको क्या करना है अपने को? हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड को कट कर दिया। हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने का काम किसने किया? जल्दी बताओ मुझे, हाइड्रोजन बॉन्ड को कट करने का काम किसने किया? फटाफट फटाफट। हेलिकेज ने। किसने? हेलिकेज ने भाई साहब कट कर दिया। अब ये आपस में चिपक ना जाए तो किसने चिपकने से रोका भाई साहब? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ने चिपकने से रोका, ठीक है। इतना तो हमको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे कि किस तरीके से होता है ये। देखो ये रहा आपका डीएनए। डीएनए में प्यार से बनाता हूँ, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, लेकिन समझ के जाना बेटा, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा और आप गड़बड़ कर जाओगे। और पता है आपको, अगर एमबीबीएस में सिलेक्ट हुए ना, फर्स्ट ईयर में बायोकेम नाम का एक सब्जेक्ट है, ठीक है। और बायोकेम में भी डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ना पड़ता है, ठीक है। भले उसको बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना पड़ता है, पर अपने को तब एटलीस्ट बेसिक तो पता होना चाहिए, नहीं तो वो तो सीधा बाउंसर ही जाएगा। और फर्स्ट ईयर में सबसे ज्यादा बच्चा बायोकेम में ही फेल होता है, ठीक है। चलो, तो दिस इज अ डीएनए। ये रहा आपका, अच्छे से बनाता हूँ क्योंकि समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है, ओके। इतना चमक रहा है अपने को। तब तक जो मैंने पहले पीछे बोला हुआ है ना, उसको दिमाग में रिवाइज करते रहो धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो, दिस इज अ 5 प्राइम, तो ये वाला क्या होगा? 3 प्राइम, राइट। तो ये होगा 5 प्राइम, ये होगा 3 प्राइम, राइट, बराबर है। अब क्या होगा भाई साहब? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लग चुके हैं। अब मुझे बताओ डीएनए पॉलीमरेज ने क्या बोला था? मैं मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलूंगा। तो उसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलने के लिए स्ट्रैंड का क्या होना जरूरी है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम, बराबर है ना। क्योंकि स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा तो मैं अपना 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल पाऊंगा, राइट। तो मतलब कि यहां पर ये वाला स्ट्रैंड, बराबर है।
ये कैसा बनने वाला होगा, ये 5' to 3' बनने वाला होगा, बराबर, चमक गया अपने को। और ये वाला स्टैंड कैसे बनने वाला होगा, इसको पीले रंग से दिखाता हूं, ये स्टैंड कैसे बनने वाला होगा भाई साहब, ये बनने वाला होगा 3' to 5', बराबर है, इतना अपने को ध्यान रहेगा। अब देखो, उसने 5' to 3' डायरेक्शन में काम किया, उसने बाहर से अंदर की तरफ काम किया। कौन से स्टैंड पे आपको ये चीज पूरा होता दिख रहा है, जो उसके दो टर्म्स एंड कंडीशन थे कि मैं बाहर से अंदर की तरफ काम करूंगा, मैं 5' to 3' काम करूंगा। कौन से स्टैंड में दिख रहा है, ऊपर वाले स्टैंड में कि नीचे वाले स्टैंड में? जल्दी बताओ यार, फटाफट बताओ। आपको दिख रहा है ये नीचे वाले स्टैंड में, राइट, नीचे वाले स्टैंड में दिख रहा है ना आपको। तो इस स्टैंड को हमने बोल दिया लीडिंग स्टैंड, इस स्टैंड को मैंने क्या बोल दिया, लीडिंग स्टैंड, ठीक है। इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस स्टैंड को बनाने के लिए, पर उसको ऊपर वाला स्टैंड बनाने के लिए, मतलब डीएनए पॉलीमरेज को ऊपर वाला स्टैंड बनाने में प्रॉब्लम है। वो बोलता है कि नहीं भाई, मैंने तो आपको मेरे दो टर्म एंड कंडीशन बताए थे, वो आपको पूरा करना है, तभी मैं ये काम करूंगा। अब देखो, तो हमें डीएनए पॉलीमरेज को थोड़ा समझाना पड़ेगा कि बाबू ऐसा मत करो ना प्लीज, मेरा काम कर दो। तो वो उसको काम करवाना पड़ेगा उससे, तो उससे ये काम करवाने की जरूरत पड़ेगी अपने को आरएनए प्राइमर की। किसकी? आरएनए प्राइमर की, ठीक है। आरएनए प्राइमर होते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए, मतलब कि छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए जो कि आरएनए में कन्वर्ट हो गए, उसे हम बोलते हैं आरएनए प्राइमर। वो क्या करते हैं, वो जो ऊपर वाला स्टैंड है, मैं इसको इरेज कर दूं, इतना समझ गया ना कि व्हाट इज लीगिंग स्टैंड, व्हाट इज लैगिंग स्टैंड। अब लैगिंग स्टैंड को लैगिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं, वो अपन देखते हैं, ठीक है। देखो, ये जो ऊपर वाला स्टैंड है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये कैसा था भाई साहब, ये आपका स्टैंड था, ठीक है। ये कौन सा स्टैंड बनने वाला था, ये बनने वाला था 3' to 5' स्टैंड बनने वाला था, ठीक है। इतना ध्यान है ना अपने को। अब देखो, उसने क्या बोला था, मैं बाहर से अंदर की तरफ काम करूंगा, ठीक है। तो आरएनए प्राइमर क्या बोलता है, ठीक है भाई, तू बाहर से अंदर की तरफ काम करेगा, तू 5' to 3' डायरेक्शन काम करेगा, मतलब कि यहां पर तो इसको ऐसे काम करना पड़ेगा, कैसे काम करना पड़ेगा, इस तरीके से काम करना पड़ेगा, बराबर है। पर ये तो अंदर से बाहर हो गया, पर उसने बोला था मैं बाहर से अंदर काम करूंगा। तो क्या करता है, तो आरएनए प्राइमर आता है, यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है ना, उसको यहाँ पर लेके आता है, यहाँ पर लाके छोड़ देता है। अब जैसे ही छोड़ा, इसको क्या दिख गया, ये 5' to 3', ये ऐसा काम कर देता है, बराबर, बन गया एक लाइन। फिर यहां से पकड़ के उसको आरएनए प्राइमर कहाँ लेके आता है, यहाँ पर। फिर वो आगे चला जाता है, फिर आरएनए प्राइमर उसको पकड़ के कहाँ लाता है, यहाँ पर। तो आप देखोगे यहाँ टुकड़ों में स्ट्रैंड बन रही है ना। इसीलिए इस स्ट्रैंड को बनने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू नीचे वाली स्ट्रैंड। इसीलिए हम इस स्ट्रैंड को क्या बोल देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। ऊपर वाले स्ट्रैंड को हम क्या बोल देते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड। और नीचे वाले को क्या बोला था मैंने, जल्दी बताओ, लीडिंग स्ट्रैंड। लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड क्यों बोला था, समझ में आ गया ना कि लीडिंग स्ट्रैंड फटक से बन जाती है वन स्पीड में, क्योंकि उसके सारे टर्म एंड कंडीशन फॉलो हो रहे हैं। और ऊपर वाले स्टैंड में एक ही टर्म एंड कंडीशन फॉलो हो रही है, दूसरे को फॉलो करवाने के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ रही है हमें, ठीक है। और वो फ्रैगमेंट्स में बन रहा है, और इन फ्रैगमेंट्स का नाम होता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। क्या नाम होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है। क्या नाम होता है, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। अब इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने के लिए जरूरत पड़ती है डीएनए लाइगेज की, ठीक है। ये ऐसा नहीं है ना कि टुकड़ों में डीएनए को हम छोड़ देंगे, हमें डीएनए को जोड़ना भी जरूरी है। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट को जोड़ने का काम कौन करता है, तो डीएनए लाइगेज। इतना ध्यान रहेगा ना अपने को कि डीएनए पॉलीमरेज कैसे काम करता है, डीएनए लाइगेज, लीडिंग स्टैंड, लैगिंग स्टैंड, ठीक है। तो अगर मैंने पूछा कि लैगिंग स्टैंड की पोलैरिटी बताओ, तो होगी 5' to 3', बराबर है। और लीडिंग स्टैंड की पोलैरिटी बताओ, तो कौन सी पोलैरिटी होगी, 3' to 5'। समझ गया ना अपने को, गड़बड़ तो नहीं करोगे। आगे बढ़े अपन, इतना समझ गया आपको। तो दिस इज अ डीएनए रेप्लीकेशन, ठीक है। 20 मिनट लग गए बेटा, लेकिन बहुत अच्छे से इन डिटेल मैंने समझाया है। और यहां से आप मान के चलिए कि एक क्वेश्चन इस साल आने वाला है। अब आप बोलोगे कि सर आप हर जगह से बोलते हो एक क्वेश्चन आने वाला है, एक क्वेश्चन आने वाला है। भाई इस चैप्टर से 11 क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको पहले बताया 11 से 12 क्वेश्चन आए हुए हैं, और मैं इस साल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 7 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। मैंने आपको जैसे बोला था कि मैं एक वीडियो भी रिलीज करूंगा आफ्टर 10 डेज, 150 160 क्वेश्चन का, कि ये मोस्ट प्रेडिक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उनमें मैं प्रॉपरली आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन समझाऊंगा कि किस तरीके से कहां से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये वही बताया हुआ है भाई साहब, जो हम पीछे देख रहे थे बार बार। इसी को क्या बोला इन्होंने, रेप्लिकेशन फोक। इन्वर्टेड वाई शेप का दिखता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, रेप्लिकेशन फोक, ठीक है। ये टेम्पलेट डीएनए है पैरेंटल। ये डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, लीडिंग पे होता है कि लैगिंग पे होता है, जल्दी बताओ मुझे, लैगिंग पे होता है, ठीक है। और कंटिन्यूस सिंथेसिस किधर होता है, तो लीडिंग पे होता है। इतना ध्यान रहेगा कि नहीं ध्यान रहेगा अपने को। तो ये था हमारा डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम देखते हैं कि भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। ट्रांसक्रिप्शन मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन को कैसे बताओगे मुझे, डिफाइन कैसे करोगे। डीएनए से आरएनए का बनना इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो यहाँ किसकी जरूरत पड़ेगी, आरएनए पॉलीमरेज की, बराबर है। और डीएनए से आरएनए के बनने के लिए सेम हेलिकेज की भी जरूरत पड़ने वाली है आपको, गायरस की भी जरूरत पड़ने वाली है आपको, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन की जरूरत पड़ने वाली है आपको, टोपोआइसोमरेज की जरूरत पड़ने वाली है आपको, सबकी जरूरत पड़ने वाली है एक्सेप्ट, बताओ, डीएनए लाइगेज को छोड़ दो।
लो कोजाकी फ्रेगमेंट, उनकी जरूरत नहीं पड़ने वाली है आपको। और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्या जरूरत पड़ेगी? आरएनए पॉलीमरेज की, बराबर। अब आपको ट्रांसक्रिप्शन समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन करता क्या है? ट्रांसक्रिप्शन क्या करेगा? डीएनए की उस इंफॉर्मेशन, डीएनए के उस सेगमेंट को कॉपी करेगा जहां इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, मतलब कि वो जीन का कॉपी करने वाला है, ठीक है। अब जीन को कॉपी करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि भाई जीन कहां से शुरू करना है हमें कॉपी करना, और कहां तक कॉपी करना है, बराबर है ना। तो जहां से शुरू करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रमोटर, जहां से हम शुरू करते हैं प्रमोटर। बीच में एक पार्ट होता है जो इंपॉर्टेंट मैसेज होता है, ट्रांस, जिसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और एंड में होता है टर्मिनेटर, की हमें बता दो कि भाई इसके बाद हमें कॉपी नहीं करना है, ठीक है। अब ये कैसे काम करता है, तो देखो, आरएनए पॉलीमरेज को पता कैसे चलेगा कि भाई प्रोमोटर वाला जगह कौन सा है, ठीक है। तो एक फैक्टर होता है सिग्मा फैक्टर, ठीक है। वो सिग्मा फैक्टर क्या करता है, वो जाके प्रमोटर पे चिपक जाता है, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस पे जाके चिपक जाता है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर जाके प्रमोटर सीक्वेंस पे चिपका, वहां जाके आरएनए पॉलीमरेज चिपक जाता है, ठीक है। वहां से अपनी कॉपिंग शुरू कर देता है, कॉपी करता रहता है, कॉपी करता रहता है, कॉपी करता रहता है। कब तक करता रहता है भाई साहब? जब तक टर्मिनेटर ना आए, मतलब कि टर्मिनेटर सेगमेंट ना आए। और टर्मिनेटर सेगमेंट आएगा ये कैसे पता चलेगा? वहां पे एक सेगमेंट होता है रो फैक्टर, ठीक है। जैसे ही रो फैक्टर आया, वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ भाई साहब? ये डीएनए का स्ट्रैंड था, ठीक है। मैं आपको बताऊं क्या, चलो ड्रॉ करके बताता हूँ। ये रहा डीएनए का स्ट्रैंड, ये रहा आपका डीएनए का स्ट्रैंड। मुझे यहां से लेके तो यहां तक कॉपी करना है, बराबर है। तो यहाँ क्या होगा? पहले आएगा सिग्मा फैक्टर, यहाँ क्या आएगा? सिग्मा फैक्टर। जैसे सिग्मा फैक्टर आया भाई साहब, सिग्मा फैक्टर के पीछे पीछे कौन आ जाएगा? आरएनए पॉलीमरेज आ जाएगा। सिग्मा फैक्टर के पीछे पीछे आ जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज। ये वाला पार्ट रहा पूरा भाई स्ट्रक्चरल जीन वाला, इसे किया उसने कॉपी। कॉपी करने के बाद क्या है? अब भाई बाहर निकलना है, बाहर निकलने के यहाँ पर आएगा रो फैक्टर। जैसे ही रो फैक्टर आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो अपने को चमकाना कि प्रोमोटर, स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर क्या होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये भाई साहब भी बढ़िया काम करते हैं, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करते हैं, ठीक है, एज अ डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये कौन से स्टैंड को कॉपी कर रहे होंगे मुझे बताओ? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को कॉपी कर रहे होंगे ना? क्या बोल रहा हूं मैं? ये कैसे काम करते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम करते हैं। तो ये कॉपी किसको कर रहा होगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले को, कि 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को? 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले को, है ना। और वो बन कैसे रहा होगा, दिख कैसे रहा होगा, बताओ मुझे? वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला दिख रहा होगा। टोटल कंफ्यूजन हो गया, कुछ नहीं समझा, कुछ भी बोले जा रहे हो सर, आप पागल हो गए हो। कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी नहीं समझ रहा है। देखो मैं समझाता हूँ आपको। देखो ये डीएनए था, बराबर है। ये था 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, ये था 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला, बराबर है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज ने भी बोला कि भाई मैं भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब स्ट्रैंड किस स्ट्रैंड पे काम करने वाला है? वो इस स्ट्रैंड पे काम करने वाला है, इस स्ट्रैंड पे, बराबर है ना। अब मुझे बताओ, ये स्ट्रैंड किसके जैसा दिख रहा होगा? इस स्ट्रैंड के जैसा दिख रहा होगा। जो न्यूली बना हुआ स्टैंड है वो ऊपर वाले स्टैंड की तरह दिख रहा होगा ना। तो ऊपर वाले स्टैंड को हम बोलते हैं कोडिंग स्टैंड। आए, नीचे वाला कोड कर रहा है, पर हम ऊपर वाले को कोडिंग स्टैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसका हमशक्ल है। समझ में आ रहा है क्या आपको? तो कोडिंग स्टैंड कुछ कोड नहीं करता है, कोडिंग स्टैंड कुछ भी कोड नहीं करता है। लेकिन जो आरएनए बना हुआ है ना, जो आरएनए का सेगमेंट बना हुआ है, वो एज इट इज कोडिंग स्टैंड का ही रेप्लीकेशन होता है। एक्सेप्ट वहां पर होगा थाइमिन, यहां पर होगा यूरासिल। चमका क्या अपने को, ठीक है। तो कोडिंग स्टैंड कोड नहीं करता, ये ध्यान रखो। आपको क्या याद रखना है? एक स्टेटमेंट याद रखो, कोडिंग स्टैंड कोड नहीं करता है, ठीक है। चमक गया अपने को। तो दिस इज अ ट्रांसक्रिप्शन, है ना। प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर, रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, ध्यान रहेगा अपने को। ट्रांसक्रिप्शन समझ गया। अब हमें एक और चीज देखना है कि भाई साहब ट्रांसक्रिप्शन में ना आरएनए पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है। आरएनए पॉलीमरेज होते हैं 3 प्रकार के, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करते हैं? आर आरएनए बनाते हैं, राइबोसोमल आरएनए बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, मतलब एचएनआरएनए। देखो, इन यूकैरियोट डायरेक्ट ऐसा नहीं होता है कि एमआरएनए बाहर आया और उसके ऊपर तुमने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया, है ना। बन के आता है एचएनआरएनए। एचएनआरएनए को हमें आरएनए में, एमआरएनए में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। तो मेन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिग्मा फैक्टर के ऊपर चिपकेगा और रो फैक्टर से बाहर निकलेगा, वो कौन सा पॉलीमरेज है? तो आरएनए पॉलीमरेज नंबर 2, ठीक है। वो क्या बनाता है? आपका एचएनआरएनए, ठीक है। और आरएनए पॉलीमरेज नंबर 3 क्या बनाता है? तो बनाता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। देखो दोस्तों, हमको पता है कि 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। कौन से आरएनए होते हैं भाई साहब? एमआरएनए होता है ना, आरआरएनए होता है, और आरआरएनए होता है, और टीआरएनए होता है, बराबर है। एमआरएनए कौन बनाता है, मतलब एचएनआरएनए कौन बनाता है? तो आरएनए पॉलीमरेज नंबर 2, ठीक है। आरआरएनए कौन बनाता है? तो आरएनए पॉलीमरेज नंबर 1, ठीक है। और टीआरएनए कौन बनाता है? आर पॉलीमरेज नंबर 3, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। ये साल यहां से एक क्वेश्चन बनना बेटा तय है। आप लिख के रख लो, जहां मैं ऐसा नीट 2026 लिख रहा हूं ना, वो आप नोट करते हुए चलो, और डेफिनेटली आप देखेंगे पेपर में इस पे क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। अब
मैंने आपको क्या बोला कि जो यूकैरियोट सेल है वहां पर डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, वहां एचआरएनए बनता है, ठीक है। तो ऐसे आरएनए को बोलते हैं मोनोसिस्टिक जीन, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टिक जीन और स्प्लिट जीन, जहां पे होता है एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन होता है इंपॉर्टेंट पार्ट, इंट्रॉन मतलब इंटरप्रिटेशन वाला, मतलब इंटरप्टेड करने वाला इंट्रॉन। एक्सॉन मतलब ऐसा जगह जहां पर इंफॉर्मेशन का एग्जिस्टेंस है, जहां पर एग्जिस्टेंस है, एक्स फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है, और इन फॉर इंटरप्टेड, ठीक है। तो एक्सॉन जो है वो इंटरप्टेड होता है बाय इंट्रॉन, ठीक है। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन ऐसे होता है, ठीक है। और एंट्रॉन आर द इन्वर्टिंग सीक्वेंस नॉट इन प्रोसेस ऑफ डीएनएरेशन, ठीक है। अब पहले बन गया एमआरएनए। एमआरएनए बनने के बाद उसका क्या होगा, अब बताओ मुझे, ट्रांसफॉर्मेशन, उसका क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए क्या क्या किया जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज अ एक्सॉन, ये इंट्रॉन, ये एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, और ऐसे प्रकार के जीन को क्या बोलते हैं, मोनोसिस्टिक जीन, ठीक है। अब इसे हमें क्या करना है भाई साहब, इसे हमें मैच्योर फॉर्म ऑफ एमआरएनए बनाना है। मैच्योर फॉर्म ऑफ एमआरएनए बनाने के लिए सबसे पहले काम की जाती है कैपिंग। क्या की जाती है, कैपिंग। हम क्या करेंगे, हम पहनेंगे टोपी, ठीक है। टोपी पहनेंगे 5 प्राइम पे, करिया ले लू, करिया आजा, करिया जा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, कैपिंग करेंगे 5 प्राइम पे, ये भी बनेगा ना 5 प्राइम, ठीक है। 5 प्राइम पे होगा कैपिंग। कैपिंग किसका होता है, थ्री मिथाइल, थ्री मिथाइल ग्वानोसिन, ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट। अब आप बोलोगे सर यहाँ एनसीईआरटी में तो ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है, देखो ध्यान से, एम लिखा हुआ है उसका 3 मिथाइल ग्वानोसिन का जी, और 3 पी लिखा हुआ है उसका ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि 3 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैपिंग की जाती है, कहां पे, तो 5 प्राइम पे, ठीक है। तो 3 प्राइम पे भी कुछ करना पड़ेगा। 3 प्राइम पे पॉली ए, मतलब खूब सारे एडेनिन 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 3 प्राइम पे लगा देंगे। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो ये स्ट्रैंड कैसा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बराबर है, और इंफॉर्मेशन पढ़ने की शुरुआत होगी यहां से ही, 5 प्राइम से शुरू होगी और 3 प्राइम पे आगे खत्म होगी। तो आरआरएनए को कैसे पता चलेगा, या राइबोसोम को कैसे पता चलेगा कि भाई साहब बस यहीं तक हमको बनाना है, इसके आगे हमें नहीं बनाना, क्योंकि उसके बाद वो जब रीडिंग करना शुरू करेगा तो ऐसे दिखता चला जाएगा, तो उसको समझ जाएगा कि भाई साहब चलो अपना काम खत्म हो चुका है, ठीक है। अब पहला स्टेप में हमने क्या कर दिया, कैपिंग। नंबर 1 इज कैपिंग, नंबर 2 इज टेलिंग, ठीक है। टेल लगा दिया अपन ने बहुत सारा का। उसके बाद हम करते हैं स्प्लाइसिंग। क्या करते हैं, स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग, अब उस स्प्लाइसिंग में हम क्या करते हैं, हम इंट्रॉन को अलग कर देते हैं। अब इंट्रॉन को अलग करने के लिए क्या तरीका है भाई, देखो ये एक्सॉन है, एक्सॉन 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 एक्सॉन, ठीक है, और ये था आपका इंट्रॉन 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 इंट्रॉन। अभी हमको इसको अलग करना है, तो इसको क्या है, एक तो कर सकते हैं ऐसे ऐसे कट करते चलो और जोड़ते चलो, और नहीं तो तरीका क्या है, मेरे पास कोई धागा है क्या, कोई धागा धागा धागा, देखो मेरे पास चार्जर ही है, ये देखो ये चार्जर है, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक तो कट करके अलग कर सकते हैं, पर मुझे इन दोनों को पास पास लाना है, तो मेरे पास एक तरीका है ना कि मैं ऐसे कर दूं, इन दोनों को ऐसे पास पास ले आ दूं, है ना, तो ये दोनों ज्वाइंट भी हो जाएंगे और ऊपर से मैं कट कर दूंगा। तो इनको इस तरीके से हम क्या करते हैं, अलग अलग करते चलते हैं, ठीक है। एक्सॉन को इस तरीके से हम अलग करते चलते, इंट्रॉन को हम ऐसे अलग करते चलते हैं और उसको कट करके अलग कर देते हैं, तो दिस इज अ स्प्लाइसिंग, ठीक है। तो पहले हमने क्या किया भाई साहब, कैपिंग, दूसरा क्या किया, टेलिंग, तीसरा क्या किया, स्प्लाइसिंग। और ये स्प्लाइसिंग करने के लिए स्प्लाइसोसोम, स्प्लाइसोसोम नाम का एंजाइम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब बन गया हमारा मेच्योर एमआरएनए। अब इस मेच्योर एमआरएनए के पास जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हमें प्रोटीन में कन्वर्ट करना है, और एमआरएनए से प्रोटीन के कन्वर्जन को क्या बोलते हैं भाई साहब, जल्दी बताओ मुझे, ट्रांसलेशन। उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। अब ट्रांसलेशन होने से पहले जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है उसको पढ़ा कैसे जाएगा, ठीक है। तो पहले वही चल रहा था, सब यही सोच रहे थे कि भाई साहब हमने आरएनए तो बना लिया, पर अब उस आरएनए से इंफॉर्मेशन कैसी पढ़ी जाएगी, ठीक है। तो जो आरएनए को पढ़ा जाता है ना, उसको पढ़ा जाता है 3 के फॉर्म में। मैंने क्या बोला, 3 3 के बेसिस के फॉर्म में पढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं हम ट्रिपलेट, ठीक है। और उसी को बोलते हैं हम कोडॉन, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोडॉन, और उसी को हम बोलते हैं जेनेटिक कोड, कोडॉन। क्या बोलते हैं, कोडॉन, ठीक है। और कोडॉन को पढ़ने वाला टीआरएनए के पास होगा, उसे क्या बोलेंगे हम, एंटीकोडॉन, ठीक है। देयर आर टोटल ऑफ 64 कोडॉन, उसमें से 61 कोडॉन किसी ना किसी अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, ठीक है। और 3 ऐसे कोडॉन है जो कुछ भी कोड नहीं करते, उसे हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन, उसे हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन। वो नॉनसेंस कोडॉन कौन से होते हैं, यूएए, यूएजी और यूजीए, ठीक है। अब इनका नाम भी है, इसको कैसे याद रखेंगे, ओकर अंबर ओपल, ठीक है। आपने अभी देखा क्या, ओए ओए, ओए ओए, ओए ओ ये गाना सुना है ना, तो ओ ए ओ, तो ओकर अंबर ओपल,
ठीक है, मतलब कि UAA का नाम क्या है, ओकर। ठीक है, अंबर। अब आपको कंफ्यूजन होगा UGA और UAG, तो अंबर फॉर ए, तो पहले आएगा ए। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, UGA। ठीक है, OAO। ठीक है, एम्स में एक बार पूछा हुआ है कि भाई साहब ओपल जो है ना, ओपल को हम अंबर भी बोलते हैं, अंबर, UMBER। ठीक है, तो एम्बर किसे बोलेंगे, तो UAG वाले को। और अंबर या फिर ओपल किसे बोलेंगे हम, तो किसे बोलेंगे, UGA वाले को। ध्यान रहेगा कि अपने को, ध्यान कैसे रहेगा, OAO, गाना गाने का ओए ओए। ठीक है, तो आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, इतना चमक गया ना। अब ये जो जेनेटिक कोड्स होते हैं, इनमें पंक्चुएशन नहीं होती है, देयर वर नो पंक्चुएशन, नियरली यूनिवर्सल। दुनिया के हर एक जगह पर UAG वही कोड कर रहा होगा, सब जगह वो टॉप कोड ऑन होगा, AUG वही कोड कर रहा होगा। ठीक है, और AUG जो है वो डुअल नेचर का होता है। पहला, एक तो वो मिथ्योनिन के लिए कोड करता है, और दूसरा वो स्टार्टिंग कोडॉन का इस्तेमाल करता है। मतलब कि पहला कोड हर एक सीक्वेंस का AUG ही होने वाला है, और पहला अमीनो एसिड हमेशा मिथ्योन ही होने वाला है। ठीक है, चले आगे बढ़े हम। देखो ये पूरा टेबल है, ये क्या पूरा टेबल हमें याद रखना है, नो बेटा पूरा याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ इसमें कुछ कुछ याद रखना है। इसमें क्या याद रखना है, फिनाइलिन का याद रखना है आपको, यू। मैंने आपको बताया था ना, फिनिल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, उसकी वजह से क्या होता है, फिनिल कीटोन्यूरिया। तो फिनिल कीटोन्यूरिया क्यों होता है, तो यू। कौन कोड करता है भाई साहब, यू, ये याद रखना है आपको। दूसरा और क्या रखेंगे अपन, ये वैलिन याद रखेंगे। आपको पता है ना, GUG के जगह GAG होता है, ग्लूटामिक और वैलिन वाला। कहाँ पे देखा था हमने, जल्दी बताओ यार, तुम बहुत टाइम पास करते हो। ग्लूटामिक एसिड और वैलिन वाला कमेंट में मुझे बताओ कहाँ देखा था। ठीक है, उसके बाद अपने को क्या याद रखना है, वो 3 नॉनसेंस कोडॉन कहाँ है यहाँ पे, वो ध्यान रखना है अपने को। ये रहा UGA स्टॉप, है ना, स्टॉप लिखा होगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। तो हमें 2-3 के बारे में याद रखना है, एक AUG याद रखना है, एक ट्रिपल यू याद रखना है, एक वैलिन, है ना। और जिससे वो चेंज हो रहा था, वो किससे चेंज हो रहा था, ग्लूटामिक से। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम ट्रांसलेशन के ऊपर, कि ट्रांसलेशन होता क्या है। देखो, अब क्या हुआ भाई साहब, DNA का रेप्लिकेशन हो गया था, वो हमने अलग कर दिया। अब क्या हो गया भाई साहब, अब बन चुका है mRNA। mRNA का फॉर्मेशन कहां पर हुआ है, आपके न्यूक्लियस के अंदर ही। अब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा आपका mRNA। ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ गया। अब साइटोप्लाज्म में उसका क्या होने वाला है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होने के लिए उसको पकड़ना पड़ेगा ना। और हमें पता है राइबोसोम की 2 यूनिट होती है। हमारे पास यूकेरियोट में 80S राइबोसोम होता है, उसकी 2 यूनिट होती है, 68S एंड 40S। ठीक है, तो पहले क्या होता है, 40S जो है ना, वो क्या करेगा, mRNA को पकड़ लेगा, mRNA को पकड़ लेगा। ठीक है, उसके बाद स्टेज 1 क्या होता है, एक्टिवेशन ऑन अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को एक्टिवेट कर देंगे, मतलब कि उस पे ATP का खर्चा करेंगे, जम के ATP का खर्चा करेंगे, और सारे के सारे अमीनो एसिड को एक्टिव कर देंगे कि भाई साहब अब आपकी जरूरत पड़ने वाली है हमें। ठीक है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया। जैसे एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड हो गया, वैसे ही दूसरा यूनिट जो है वो आके छोटी यूनिट के साथ जुड़ जाएगा। मतलब नीचे 40S ने पहले mRNA को पकड़ा हुआ है, और ऊपर का 60S वाला RNA आके चिपक गया। ठीक है, ये बन गया पूरा अपना राइबोसोम। अब यहाँ पे बनेगा आपका प्रोटीन का सीक्वेंस लगाना चालू होगा। अब क्या करेंगे हम, चार्जिंग ऑफ tRNA, मतलब कि उसे हम बोलते हैं अमीनो असाइलेशन। और हमें पता है कि tRNA ही ऐसा है जो कि अमीनो एसिड को अपने सर के ऊपर लेकर आता है। ठीक है, अगला थर्ड स्टेज में पॉलीमराइजेशन, मतलब कि जोड़ना शुरू कर देंगे। वही एनसीईआरटी ने यहाँ पर बताया हुआ है। ये क्या बताया, देखो ये लेकर आ रहा है, यहाँ क्या है, एयूजी है, एंटीकोडॉन क्या है, जल्दी बताओ, यूजीए। और ये क्या लेके आ रहा है, सीरीन लेके आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ भाई साहब, देखो यहां से आरएनए आना चालू हुआ इस तरीके से। ये यहां से आ रहा है टीआरएनए, ये आया टीआरएनए लेके। ठीक है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, इस तरीके से चलते जा रहा है भाई साहब। ठीक है ना, कट 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 काम चलते जा रहा है। ठीक है, इस तरीके से टीआरएनए आया, टीआरएनए की एंट्री हुई, इसने भाई साहब ने इधर से ऐड किया, अपना अपना लाया, उसने जो भी लाना था उसको छोड़ा, और छोड़ के एग्जिट कर गया। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। चमक गया क्या आपको कि व्हाट इज रेप्लिकेशन, कैसे होता है रेप्लिकेशन, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन एंड व्हाट इज ट्रांसलेशन, प्रॉपरली समझ में आया कि नहीं आया। इसे इन डिटेल बेटा बहुत ज्यादा तरीके से समझाया जा सकता है, पर हमारे पास अभी टाइम नहीं है। ये रेगुलर लेक्चर में मैं लेता हूँ आपको, ट्रांसक्रिप्शन का ही मैं 4 लेक्चर ले लेता हूँ, ट्रांसलेशन के 3 लेक्चर चले जाते हैं, रेप्लिकेशन के 3 लेक्चर चले जाते हैं। ठीक है, बट हमें कंसाइज वे में समझना है। सिर्फ हमें अभी पॉइंट, किस पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि भाई नीट में ये आने वाला है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, और हम फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। ये लेक्चर उस बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो आज 0 पे बैठा हुआ है। ठीक है, उसे कुछ भी नहीं पता। तो मैं बता रहा हूँ बेटा, तुम लोगों को तो चलो ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन, बच्चों क्वेश्चन आ गया तो सॉल्व भी कर लोगे। बट जिस बच्चे का एक बार पढ़ के एनसीईआरटी, उसका मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि अगर इसके 2 क्वेश्चन बना पा रहे होगे ना, तो आप अब सब क्वेश्चन बना पाओगे। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेहनत करते रहो, बहुत मेहनत करने से हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।